हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। इससे पहले मैं अगर बताऊं आपको तो मैंने सुपर कंप्यूटर पढ़ाया, भारत में सुपर कंप्यूटर पढ़ाया। उसके अलावा ऑल और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आज पढ़ा चुका हूं आपको, और ये अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का लास्ट डे एंड लास्ट डे में आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर के मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, और इनके जनक के बारे में बात की जाए या फिर इनके डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, ये क्या होते हैं, इनका उपयोग कहाँ पर होता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कि इन्हें क्या कहा जाता है, ये सब आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर अपने मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर से बड़े एंड और अपने सुपर नहीं मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से छोटे और सुपर कंप्यूटर से बड़े होते हैं। गलत बोल रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। बोलना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हमारी क्लास का 5वां दिन है और मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ अपने जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाते-पढ़ाते आज मुझे 5वां दिन हो गया है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर। इससे पहले बात की जाए तो मैंने आपको सुपर कंप्यूटर, भारत में सुपर कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड और इसके अलावा 2 और कंप्यूटर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। इससे पहले वाली क्लास में जाके आप जो मैंने अभी 4 क्लासें अपलोड कर दी हैं, उन क्लासेस में जाके आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की मतलब अगर ऊपर से मोटा-मोटा जानकारी ली जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली तथा माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनकी अगर गति की बात की जाए या फिर इनकी मतलब आकार की बात की जाए तो माइक्रो और मिनी से तो ये बड़े होते हैं और सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। अगर बात की जाए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो और मिनी में क्या डिफरेंस है, तो मेन फ्रेम, माइक्रो एंड मिनी ये तीनों एक ही कैटेगरी के आते हैं। इनमें मतलब अगर नापने की बात की जाए तो मतलब इन दोनों तीनों को एक ही तरीके मतलब इनकी स्पीड को एक ही तरीके से मापा जाता है, हर्ट्ज़ में मापा जाता है। जबकि सुपर कंप्यूटर इन तीनों से अलग होता है। देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर इन तीनों से क्या अलग होता है? क्यों अलग होता है? क्योंकि सुपर कंप्यूटर में नापने का तरीका अलग होता है, फ्लॉप्स में मापा जाता है वहाँ पर। और अगर इसके अलावा मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर कितने होते हैं, तो वो सुपर और मिनी जो अपने माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर होता है, उनसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर का इनमें इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा और जानकारी दूँ मैं आपको, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में अगर छोटी और जानकारी दी जाए, तो सबसे पहला मतलब फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर किस कंपनी ने लॉन्च किया था, तो वो आईबीएम ने लॉन्च किया था। उसका नाम था जेट ओएस। जेट ओएस वो सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था जो आईबीएम कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, सन 1940 में लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा अगर मेन फ्रेम की बात की जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूज़र होते हैं। मल्टी यूज़र कहने का मतलब कि एक साथ बहुत सारे व्यक्ति इन कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं। जैसे कि अपने अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए, मिनी पे भी बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में ऐसा नहीं था। माइक्रो कंप्यूटर में सिंगल यूज़र एंड मल्टीटास्किंग होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो सभी कंप्यूटर्स, ये चारों ही कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होते हैं। लेकिन अगर यूज़र्स की बात की जाए, तो यूज़र्स में माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं, वो सिंगल यूज़र होते हैं, बाकी ऊपर तीनों की बात कर ली जाए तो वो मल्टी यूज़र होते हैं। और उसके अलावा बात की जाए अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर में, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ कई सारे पेरिफेरल डिवाइस को अपन जोड़ सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइस की बात की जाए तो पेरिफेरल डिवाइस उन डिवाइस को कहा जाता है जिन्हें बाहरी बाहरी सोर्स से जोड़ा जाता है। जैसे प्रिंटर हो गया अपना, एक्स्ट्रा मतलब जिनको अटैच किया जाता है और एक्स्ट्रा यूज़ के लिए लिया जाता है। नॉन पेरिफेरल डिवाइस उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी लगे होते हैं, जिनकी आवश्यकता अपने को आवश्यकता होती ही है। उन्हें नॉन पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। जबकि पेरिफेरल डिवाइस उन्हें कहा जाता है जिन्हें एक्स्ट्रा बाहर से जोड़ा जाता है। जैसे कि यूएसबी केबल के द्वारा या फिर मतलब और भी बहुत सारी केबल होती है। जैसे अपने ऑडियो जैक जोड़ना हो तो अपने एयूएक्स के द्वारा जोड़ते हैं अपन। तो वो सब एक पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगी। पेरिफेरल डिवाइस मतलब जो बाहरी सोर्स से जोड़ी जाए, और नॉन पेरिफेरल डिवाइस जिन्हें अपना आंतरिक तौर से जोड़ा जाता है। तो ये तो होता रहेगा, मैं बोलता रहूँगा, लेकिन स्लाइड्स के थ्रू भी आपको समझाऊँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक मैंने ऐड की है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की है। आप देख सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में सीपीयू की बात की जाए तो ये सीपीयू पूरा लगा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये सीपीयू लगा हुआ है पूरा पे। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मार्किंग करके बताऊँ आपको, ये मार्किंग तो हो नहीं रही है, अभी चल नहीं रहा शायद ये। हाँ, चल गया।
ये देख सकते हैं ये पूरा ये सीपीयू है और जबकि यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा एक मॉनिटर या एक और मॉनिटर ये रहा इसका कीबोर्ड प्रिंटर दोनों इस दोनों के अलग-अलग लगे हुए हैं। तो ये हो गया ना मल्टी यूज़र मतलब एक साथ 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं मल्टी यूज़र उसके अलावा और भी लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है एक और मतलब एक साथ बहुत सारे व्यक्ति मेन फ्रेम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। इनका उपयोग अगर मेन तरीके से देखा जाए तो बड़ी-बड़ी कंपनियों में किया जाता है। छोटी-मोटी अगर कंपनी होगी तो वहाँ पर आप मिनी कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की परिभाषा की बात की जाए मेन फ्रेम कंप्यूटर की परिभाषा की बात की जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली एंड कम शक्तिशाली तथा माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनकी गति की बात की जाए कि अर्थात कार्य करने की क्षमता मतलब इनकी किसकी बात कर रहा हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में देखा जाए तो बहुत कम होती है। यह आकार में भी बड़े होते हैं, देखा ना? ये आकार में बड़े होते हैं, देखो ना ये मतलब एक कमरे की साइज़ में आने वाले हैं, मतलब एक कमरे में फिट करना होगा। आपके मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर जैसे नहीं है कि मतलब कहीं पे भी रख दिया, टेबल पे रख दिया, काम चल गया। उधर टेबल में उधर वहाँ इधर कोने में पड़ा है, उधर कोने में अपना पीसी पड़ा है, लैपटॉप लेके इधर-उधर दौड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना? इनको आपको पर्टिकुलर एक जगह लगाना पड़ेगा, कमरे में फिट हो गया तो कमरे में ही रहेगा। आप इसको हिला-डुला नहीं सकते। बड़े आकार में इतने बड़े होते हैं, क्योंकि आसानी से तो नहीं हिले-डुलेंगे ना, वो तो अपने को फिक्स करना होगा कि वापस उठाना है तो 2-4 व्यक्तियों को बुलाना पड़ेगा। एक हाथ उधर से लगाएगा, एक हाथ इधर से लगाएगा तो उठा के अपन दूसरी तरफ ले जा पाएँगे। तो इनका मतलब देखा जाए तो यात्रा गमन इतना आसान भी नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँ मेन फ्रेम कंप्यूटर हाँ, ये बात मैंने बताई थी अभी कि जेड ओएस बनाया था आईबीएम ने पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आईबीएम कंपनी ने 1914 में दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जेड ओएस बनाया था। उसके अलावा बात की जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं। ये बात भी मैंने बताई आपको कि मल्टी यूज़र कंप्यूटर होते हैं। तो अर्थात इन कंप्यूटर पर एक साथ कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं इसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। ये 7/24 कार्य करते रहते हैं मतलब अपने पीसी एक टाइम के लिए बंद हो सकते हैं लेकिन ये कभी भी बंद नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि साल में अगर एक बार इनको चालू कर दिया तो ये चालू होने के बाद कभी भी बंद नहीं होते हैं। ये एक प्रकार से सर्वर के रूप में काम करते हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सर्वर को क्रिएट करने के लिए इन्हीं का यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का सर्वर बनाने के लिए। अब आप समझाऊँ सर्वर के रूप में जैसे कि देखा जाए जैसे कि अपन कभी वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट बनाने के लिए अपन होस्टिंग लेते हैं। होस्टिंग लेते हैं जैसे होस्टिंजर पे जाके आपने होस्टिंग परचेज़ की, तो होस्टिंजर जहाँ पर काम कर रहा है, जहाँ से उन्होंने एक कोटा लिया जैसे कि 100 जीबी अपने को दिया गया वहाँ से, तो वो 100 जीबी अपने लिए ऑल डे अवेलेबल रहता है। अगर जैसे कि मान लो अपने पीसी को अपन सर्वर बना दिए एक टाइम के लिए, तो अपना पीसी कभी ना कभी तो डेड हो ही जाएगा। मतलब कितना चलेगा बेचारा, कभी-कभी गरम होके बंद। काम खत्म, वेबसाइट डाउन, वेबसाइट बंद, मेंटेनेंस चार्जेस न जाने क्या-क्या दिखाने लग जाएगा वो, 404 एरर, कुछ नहीं होने वाला आपका, वेबसाइट खत्म। तो इसीलिए अपन क्या होस्टिंजर या फिर इनका यूज़ करते हैं ताकि अपनी वेबसाइट 24/7 अवेलेबल रहे लोगों के लिए। तो इसीलिए मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ सबसे ज़्यादा सर्वर बनाने में किया जाता है, ये बात हो गई। मतलब अगर आपको कभी अपने वेबसाइट के लिए अगर खुद का पर्सनल सर्वर बनाना हो, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करना या फिर मिनी कंप्यूटर का भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी 24/7 अवेलेबल रहती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा सर्वर बनाना है, बहुत बड़ा ताकि आप होस्टिंग बेच सके लोगों को, कि आप हमारे सर्वर का यूज़ कीजिए और हम आपको होस्टिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर अभी फिलहाल हाल ही में देखा जाए तो सबसे अच्छा होस्टिंग अगर आप वेबसाइट के लिए परचेज़ करना चाहते हैं, तो होस्टिंजर पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि थोड़ा बहुत अगर मैं इसके ऊपर अपने मेन फ्रेम के बारे में अगर थोड़ा और बताऊँ, तो एक जैसे कि अभी तो आपने पढ़ा कि आईबीएम कंपनी 1914 में दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर जेड ओएस बनाया। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे बन के आ गया कि पहला व्यावसायिक मेन फ्रेम कंप्यूटर किसने बनाया था? क्वेश्चन चेंज, तब अपना आंसर भी चेंज हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा ENIAC कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर हो जाएगा ENIAC। ENIAC मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था कंप्यूटर की उसमें मैंने पढ़ाया है आपको कि ENIAC कंप्यूटर के बारे में पूरी डिटेल बताई है कि ENIAC क्या है, ENIAC के खोज मतलब आविष्कारक कौन है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है मैंने। तो भी हालाँकि मैंने इसमें स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड में ऐड किया है पूरा कि ENIAC क्या है, इसका नाम क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ENIAC का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड
कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है और ये जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ली द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था। नेक्स्ट स्लाइड में शायद मैंने ऐड किया है। हाँ, ये यहाँ पे ऐड किया मैंने कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम एक साथ कई सारे पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ सकते हैं, जैसे कई सारे प्रिंटर, मेमोरी। एक मिनट, शायद मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। मैंने शायद हिट किया था लेकिन अब शो नहीं हो रहा है, वो शायद नेक्स्ट स्लाइड में होगा। हाँ, वो नेक्स्ट स्लाइड में होगा, तो मैं ये पढ़ लेता हूँ पहले कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम एक साथ कई सारे पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइस, मैंने पेरिफेरल के बारे में बताया, नॉन पेरिफेरल के बारे में बताया कि पेरिफेरल क्या होते हैं। ऐसे डिवाइस जिनको बाहरी सोर्स से जोड़ा जाता है, जैसे प्रिंटर, मेमोरी। मेमोरी अगर एक्स्ट्रा मेमोरी जोड़ना उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ऑलरेडी अगर पीसी के अंदर मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो वो पेरिफेरल नहीं होगा, वो नॉन पेरिफेरल होगा। मॉनिटर आदि की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब एक मॉनिटर होगा तो एक बंदा यूज कर पाएगा, मल्टी यूजर बनाने के लिए तो 15-20 मॉनिटर होना जरूरी है ना, तो वो मल्टी यूजर भी हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। अब बात की जाए कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तो मुझे नहीं लगता रन करते होंगे, क्योंकि अब तो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज किया जा रहा होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर में। पहले किसी जमाने में यूज किया जाता था 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ हजारों माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जिससे इनकी डेटा प्रोसेस करने की क्षमता अत्यंत तीव्र होती है। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ, अपने पीसी की बात की जाए तो एक माइक्रो प्रोसेसर बेचारा कितना दम भर ले। अगर 2-4 यूजर को पकड़ा दिया अपने माइक्रो प्रोसेसर को, वो तो अपने सामने नहीं टिक पाता है। कभी-कभी मेरा पीसी हैंग हो जाता है, जो अभी मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ ना ये भी हैंग हो जाता है। शायद इसमें इंटेल कोर i3 माइक्रो प्रोसेसर इनसाइड है इसके अंदर। तो मतलब अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर में अगर बात की जाए तो मल्टी यूज़र है। अब एक बंदा तो यूज़ नहीं करेगा, हज़ारों बंदे यूज़ करेंगे कभी-कभी। अगर बहुत बड़ी कंपनी है, तो और ज़्यादा बंदे यूज़ कर सकते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर से तो काम चलने वाला नहीं है, हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करेंगे, वो भी टॉप लेवल के। जो मतलब इंटेल ने बनाया और टॉप लेवल का माइक्रो प्रोसेसर बनाया, और अपने पीसी में तो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो भी ढंग से चलता नहीं है टाइम पे। ये समझ सकते हो ना आप? तो एक साथ हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जिससे इनकी डेटा प्रोसेस करने की क्षमता अधिक हो जाती है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी महत्वपूर्ण तथ्य। हाँ, ये यहाँ पे ऐड किया था मैंने कि पहला व्यावसायिक मेन फ्रेम कंप्यूटर ENIAC, जिसे जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ली द्वारा डिजाइन किया गया था, उन्होंने 1946 में ENIAC का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर का आविष्कार किया। मेन फ्रेम कंप्यूटर को अनौपचारिक रूप से मेन फ्रेम या बिग आयरन भी कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में फिट कर ले आप। ये अपने को याद क्या रखना है, अपने को याद ये रखना है ENIAC के डिजाइनर कौन है, ENIAC क्या है। तो पहला व्यावसायिक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तीसरी चीज कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को अनौपचारिक रूप से क्या कहा जाता है। मेन फ्रेम तो याद रह जाएगा, लेकिन बिग आयरन कभी याद नहीं रहने वाला आपको, तो दिमाग में फिट कर ले कि बिग आयरन मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा जाता है। पहला व्यावसायिक मेन फ्रेम कंप्यूटर कब आया था? 1946 में आया था। ENIAC किसके द्वारा लाया गया? जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा लाया गया। और इसके अलावा बात की जाए मेन फ्रेम कंप्यूटर के उपयोग के बारे में बात की जाए, मेन फ्रेम कंप्यूटर के उपयोग के बारे में बात की जाए, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग सर्वर के रूप में किया जाता है। मैंने सर्वर के रूप में पूरी जानकारी बता दी अभी, होस्टिंजर। इसके अलावा मैं और बात करूँ तो बड़ी कंपनियों में इसका यूज़ किया जाता है, वो भी बता चुका हूँ। क्योंकि बड़ी वो कंपनियों में क्या होता है कि बड़ी कंपनियों में अधिकतम जगह आँकड़ों का प्रसंस्करण करना रहता है। आँकड़ों मतलब आँकड़े की बात की जाए, जैसे कि डाटा का एनालिसिस करना, मेन चीज़ यही रहती है। क्योंकि जैसे कि आपकी कंपनी व्हाट्सएप की बात करें, छोड़ो यहाँ पे व्हाट्सएप चल रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप को उठा लेते हैं। व्हाट्सएप के पास है, व्हाट्सएप का खुद का सर्वर है। अब वहाँ पे आँकड़ों का प्रसंस्करण करना मतलब जैसे कि अपन यूज़र है वहाँ पर जुड़े, उनका जानकारी रखना, उनके डिटेल के बारे में जानकारी रखना, सब वो सर्वर। कहने का मतलब है कि सर्वर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो वहीं पे डाटा की पूरी जानकारी रखना, आँकड़ों का प्रसंस्करण करने के लिए बड़ी कंपनियों में किसका यूज़ किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग की बात की जाए, सर्वर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर की आंतरिक संग्रहण क्षमता मतलब इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए, इसकी काफ़ी उच्च होती है। अगर बात की जाए इनकी काफ़ी उच्च होगी। अगर उच्च नहीं होगी, जैसे कि मान लो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं वहाँ पे सुपर कंप्यूटर का यूज़ नहीं होगा। आप समझते ज़रूर है कि अपने का सुपर कंप्यूटर का यूज़ हो जाएगा वहाँ पे। मुझे नहीं लगता सुपर कंप्यूटर का यूज़ होगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर फ्लॉप्स में चलता है, और फ्लॉप्स का काम क्या होता है? गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ये करने का काम ज़्यादा अच्छा करता है सुपर कंप्यूटर। तो उसका उपयोग सिर्फ़ ओनली फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग में ज़्यादा किया जाएगा। अगर स्टोरेज की बात की जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाएगा।
इसलिए इनका उपयोग अक्सर सर्वर के रूप में किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर मेन फ्रेम का उपयोग कहीं किया जा रहा है, अभी वर्तमान में, तो सर्वर के रूप में किया जा रहा है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है ऐसा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ना, अगर ऑप्शन में आपको सर्वर दिख रहा है, तो आपको टिक सर्वर पर ही लगाकर आना है। याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना। ऐसा नहीं हो कि कुछ और टिक करके आ जाए, ध्यान रखना। फिर सेकंड चीज़ आ जाती है अपनी की बड़ी कंपनियों में। तो इनका उपयोग बड़ी-बड़ी कंपनियों में भारी मात्रा में आँकड़ों का संस्करण करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त बैंक, बैंक में ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि बैंक इतनी छोटी तो है ही नहीं। मतलब बैंक, अपनी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे कि इन बैंक का सर्वर तो कहीं पे होगा ना, सर्वर बनाने के लिए सर्वर। बैंक, बीमा कंपनी, अब बीमा कंपनी के बहुत सारे एजेंट होते हैं, उनके पास एप्लीकेशन होती है, वो भी तो किसी सर्वर से कनेक्ट होगी, तो बीमा कंपनी का सर्वर, सरकारी विभाग का सर्वर आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इसका इसमें थोड़ा और मोटा-मोटा अगर जानकारी बात मैं बता दूँ मैं आपको कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में। अपने को नॉर्मल याद रखना रहता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा और कि कब आया, कौन-सा आया, व्यावसायिक कंप्यूटर पहला कौन-सा था, कहाँ पर इसका उपयोग होता है, थोड़ा बहुत जानकारी रख लें। इसमें मुझे जहाँ तक आइडिया है कि मैंने जितना पढ़ा है, इसके अलावा इससे बाहर नहीं जाने वाला कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या हो। ये रिटन एग्ज़ाम वालों के लिए भी ठीक है, रिटन एग्ज़ाम जो रिटन मतलब लिखने वाले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उनके भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप आराम से लिख के आ सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में, इससे ज़्यादा और मुझे नहीं लगता कहीं पे पूछा जाएगा। सेकंड चीज़ पे आ जाते हैं अपने, लास्ट है कि मेन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर पे सुपर कंप्यूटर का लेवल का ही होता है, तो बाकी में डिफरेंस क्या है? चलो ठीक है, अपनों ने मान लिया कि माइक्रो और मिनी कंप्यूटर इनसे छोटे होते हैं, समझ में आ गया है, वो छोटे हैं, डिफरेंस हो गया। लेकिन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों एक जैसे ही हैं, इनकी कोई मतलब वो नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंस होगा, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी दोनों की सेम ही होती है। लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग जटिल गणनाओं को सरल बनाने के लिए किया जाता है। जबकि अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए, तो इनका उपयोग सर्वर बनाने में, लेन-देन प्रसंस्करण में किया जाता है। मतलब जहाँ पे स्टोरेज की बात आ जाएगी, किसी चीज़ को प्रोवाइड कराने की बात आ जाएगी, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाएगा। अब सुपर कंप्यूटर की अगर स्पीड की बात की जाए तो फ्लॉप्स में मापी जाती है, और फ्लॉप्स का काम ही क्या होता है? जोड़, घटाव, गुणा करना। यहाँ पे मैंने ऐड किया है, देख सकते हैं आप कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग जटिल गणनाओं को सरल बनाने के लिए, अर्थात वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को आसान बनाने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रदर्शन प्रति सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फ्लॉप्स में मापा जाता है। जबकि जबकि नहीं, और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन ज़्यादातर जोड़, घटा और गुणा ही करते हैं। उनका काम ये नहीं है कि किसी डाटा को स्टोर करके रखना, किसी को सर्वर प्रोवाइड करवाना, ये काम सुपर कंप्यूटर का नहीं होता है। सुपर कंप्यूटर को लगता ज़रूर होगा कि आप लोगों को कि सुपर कंप्यूटर अपने घर पे लाके इंस्टॉल कर ले, इसका अपने अपने काम का नहीं है वो। वो ओनली फॉर उन लोगों के लिए काम का है जिनको जटिल गणनाएँ करनी होती है। सुपर कंप्यूटर उन गणनाओं को आसान कर देता है उनके लिए, ओनली फॉर। जबकि अगर अपने घर पे अगर तुम्हें लगाना भी हो ना अपने काम के लिए, तो मेन मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाना, सुपर कंप्यूटर लगाना भी मत। वैसे भी अपने पहुँच से बाहर होते हैं, ज़्यादा महँगे होते हैं, अपने लगते भी नहीं। मेन फ्रेम क्या है, माइक्रो लगा लो तो ही बड़ी-बड़ी बात है। मिनी मिल जाए, माइक्रो, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, माइक्रो मिल जाए वही बड़ी-बड़ी बात है अपने लिए। अभी तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, सिलेक्शन लो, मेन सिलेक्शन लेना है अपने लिए। सिलेक्शन लेंगे, लाइफ़ सही-साट, लाइफ़ झक्कास चलती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने, जबकि मेन फ्रेम का उपयोग की बात की जाए तो लेन-देन प्रसंस्करण में किया जाता है। लेन-देन प्रसंस्करण को टीपीसी, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है। टीपीसी क्या है? टीपीसी मैट्रिक्स द्वारा मापा जाता है। अब टीपीसी मैट्रिक्स का यूज़ कोई, ये टीपीसी कुछ नहीं है। टीपीसी एक संस्था का नाम है, जिसका नाम है ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस काउंसिल। ये संस्था है। ये जो टीपीसी एक संस्था है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। कभी इसका मतलब मुझे याद नहीं है शायद इसका गठन कब हुआ था, लेकिन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस काउंसिल, मतलब कहने का मतलब है कि लेन-देन प्रसंस्करण में टीपीसी मैट्रिक्स के द्वारा मापा जाता है, और टीपीसी मैट्रिक्स या मेन फ्रेम में आ गया अपना, लेन-देन प्रसंस्करण में किया जाता है। डिफरेंस इतना सा है, डिफरेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। बड़ी मतलब अगर बात की जाए, अगर अंदर से खोद-खोद के निकालो तो बहुत सारा डिफरेंसेस हो जाएँगे, लेकिन अगर मेन डिफरेंस की बात की जाए तो यही है कि इसकी स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है ना, इसकी स्पीड हार्ड्स इनमें मापी जाती है। तो इसके कारण थोड़ा-सा डिफरेंस हो जाता है कि इनका उपयोग स्टोरेज में हो जाएगा, इनका सर्वर बनाने में हो जाएगा, और इनका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को आसान बनाने के लिए किया जाता है। बाकी अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, सुपर का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सुपर का मेन फ्रेम की जगह यूज़ करेंगे तो वो वैसी बात हो जाएगी तलवार की जगह सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है।
तो ये थी आज की अपनी क्लास। अगर मेरी आपको ये क्लास अगर पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें प्लीज़। एंड टेलीग्राम चैनल पे आप जॉइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं आपको पढ़ाऊँगा इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ाऊँगा। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूँगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप कंप्यूटर सूचना एवं प्रौद्योगिकी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एमसीक्यू ऐड किए हैं और वीकली टेस्ट भी लेता हूँ आपका मैं यहाँ पर। आप मेरे चैनल का नाम देख सकते हैं t.me/computer_mcq_ सेकंड कोचिंग जॉइन कर सकते हैं। देन आ जाते हैं फॉलो एंड जॉइन। फॉलो आप कर सकते हैं आइदर दैट सेकंड कोचिंग को फॉलो कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे एंड हमें आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आइदर दैट सेकंड कोचिंग को। जल्दी ही हमारी वेबसाइट भी आने वाली है। थैंक्स। जल्दी हमारी वेबसाइट भी आने वाली है। जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको सेम वो का वही आपको हमारे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप हमें secondcoaching.com यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम पे हमें बता सकते हैं। जल्दी ही हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे जहाँ पर जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपसे कोई कोई भी इश्यू हो, आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको उसका ज़रूर सॉल्व करेंगे और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं एनी कोई भी डाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।